गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो जय हिंद, जय भारत। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो सेशन होने वाला है आप लोगों का, यानी कि आप लोग जो क्लास 9th में उन सभी का जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इन पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होता है, जैसे कि वो क्या होता है हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी चीज बने हुए हैं, ठीक है, जितने भी थिंग्स बने हुए हैं, ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, वो सब के सब जो होते हैं क्या होते हैं? मैटर होते हैं। ठीक, और मैटर जो बने हुए हैं वो एटम से बने हुए हैं। मैटर किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। और एटम जो होते हैं वो किसने दिया था, क्यों दिया था, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? तो हम बात करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, हम किस पे बात करेंगे? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देखने वाले हैं हम लोग। एटम और मॉलिक्यूल्स देखने वाले हैं हम लोग, जो कि क्या है हमारा क्लास 9th का जो है, ठीक है, टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और इसमें जो है हम लोग काफी डिस्कस करने वाले हैं और काफी जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए। तो एटम्स, जैसे कि बहुत से ऐसे चीज होते हैं जो कि एटम से बने होते हैं। या पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैटर, कि मैटर होता क्या है। समझ में आ रही है ना मेरी बातों को? मैटर होता क्या है, और अपना अंदाज में हम थोड़ा बढ़ाएंगे कि मैटर होता क्या है। ठीक, जानते हैं जितने भी चीज होते हैं, जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो शुगर, सॉल्ट, सैंड, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है ना, जितने सारे एलिमेंट्स है जैसे लाइक अल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड, ठीक है ना, रॉक्स हो गए हमारे, मिनरल्स हो गए हमारे, वुड हो गया, फाइब्रिक्स हो गया यानी कि क्लॉथ्स, ठीक है ना, फाइब्रिक्स मतलब कि क्लॉथ्स हो गए। या बोल सकते हैं कि जितने सारे फूड मटेरियल्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं? मैटर होते हैं। और वो भी कैसे मैटर होते हैं? तो डिफरेंट तरह के मैटर होते हैं। तो अगर इन सभी पे अगर हम चर्चा करें तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं इन सभी पर अगर हम चर्चा करें तो हम क्या बोल सकते हैं? तो इन सभी पर अगर हम चर्चा करें तो हम बोल सकते हैं क्या, कि जैसे कि क्या बोल सकते हैं? शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, सैंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, और क्या हो सकता है? कॉपर हो गया, अल्युमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वुड हो गया, रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, और क्या हो सकता है? फैब्रिक हो गया। फैब्रिक्स मतलब जिसमें क्लॉथ्स कहते हैं हम लोग, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत से चीज आते हैं। सब क्या होते हैं? सब के सब जो होते हैं मैटर होते हैं। कैसे मैटर होते हैं? तब तो हम बोलेंगे आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। ये सब के सब क्या है? अलग अलग प्रकार के मैटर होते हैं। सब के सब क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के डिफरेंट, क्या बोलेंगे? आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। यानी सब के सब जो है क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के मैटर होते हैं। तो याद रखिएगा, शुगर हो गया, सैंड हो गया, ठीक है ना, शुगर हो गया, सैंड हो गया, सॉल्ट हो गया, मिनरल्स, फूड, ये सब क्या है? ये सब जो है हमारा अलग अलग टाइप का क्या है? मैटर होता है। और सब के सब जो है डिफरेंट टाइप का मैटर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सभी चीजों को। आगे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये सब तो बेसिक चीज है, इस सब के बारे में हम लोग जो है
डिस्कस ऑलरेडी जो है हमारा एक और वीडियो चला गया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर नहीं देखे तो हमारा जो है जाइए चैनल पे और वहाँ देख सकते हैं कि ये सब बेसिक डिस्कस हम कर चुके हैं। तो याद रखिएगा ये सब क्या है, सब के सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर होता है। अगर हम बात करें कि हिंदी में मैटर को कहते क्या, तो अगर हम देखें तो हिंदी में जो होता है मैटर को हम क्या कहते हैं, तो हिंदी में जो है मैटर को हम लोग कहते हैं, यहाँ से लिख देते हैं कि मैटर को हम लोग जो कहते हैं, लिखेंगे मैटर इज कॉल्ड पदार्थ। क्या होता है, पदार्थ होता है हिंदी में, किसमें, इन हिंदी। यानी हिंदी में अगर हम बात करें मैटर को क्या कहते हैं, तो हिंदी में मैटर को हम लोग जो है वो पदार्थ कहते हैं। हिंदी में मैटर को हम लोग क्या कहते हैं, तो हिंदी में मैटर को हम लोग जो है वो पदार्थ कहते हैं। याद रहेगा बात, याद रखिएगा, हिंदी में मैटर को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब एक इंडियन फिलोसफर थे, उस इंडियन फिलोसफर का जो नाम था वो नाम था महर्षि कणाद। तो उन्होंने जो बोले थे कि यदि हम मैटर को डिवाइड करें, महर्षि कणाद जी ने क्या बोले थे कि यदि हम मैटर को डिवाइड करेंगे तो हमको उसका बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल्स मिलेगा, और उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो उन्होंने नाम दिया वो परमाणु नाम दिया था। ठीक है। तो याद रखिएगा उनका कहना क्या था, तो उनका कहना था, किनका, महर्षि कणाद जी का कहना था क्या, यानी कि वो क्या थे, तो महर्षि कणाद क्या थे, तो एक इंडियन फिलोसफर थे, एंड इंडियन फिलोसफर एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था, महर्षि कणाद। ये महर्षि कणाद जी का कहना क्या था, तो इनका कहना था कि यदि हम मैटर को क्या करें, डिवाइड करते हैं, अगर हम मैटर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी इनका कहना था, यानी कि said that इनका कहना था कि यदि हम we go on dividing मैटर। इनका कहना था कि यदि हम मैटर को क्या करें, डिवाइड कर दें। इनका कहना क्या था कि यदि हम लोग मैटर को डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, तो हम लोग को जो मिलने वाला है, बोलेंगे we will get smaller particles of matter। यानी मैटर का स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल हमको मिलने वाला है। यानी कि जो इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कणाद जी, इनका कहना क्या था कि यदि हम मैटर को डिवाइड करते हैं, यदि हम मैटर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद हमको जो है क्या प्राप्त होने वाला है, तो मैटर का बहुत ही छोटा पार्टिकल, छोटे से छोटे पार्टिकल्स हमको जो है मिलने वाला है। मैटर का छोटा से छोटा पार्टिकल्स क्या होने वाला है, हमको मिलने वाला है या मिलता है। और उस छोटे पार्टिकल को हम दोबारा फर्दर जो है डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इनका कहना ये भी था कि जो मैटर को जब डिवाइड करते हैं तो जो हमको पार्टिकल्स मिलता है, उस पार्टिकल को हम दोबारा जो है डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और क्यों दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल है। वो किनका कहना था, महर्षि कणाद जी का। कौन थे महर्षि कणाद, एक इंडियन फिलोसफर थे। ठीक है। तो याद रखिएगा इनका कहना क्या था, इनका कहना एक और चीज था कि we will get the smallest particles of matter। इनका कहना था कि मैटर का जो हमको स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिला हुआ है, यानी कि जब हम मैटर को डिवाइड किए तो डिवाइड करने के बाद जो हमको
मैटर का, जो हमको मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिला है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं which cannot be divided further, which cannot be divided further। इनका कहना क्या था कि उसको हम दोबारा जो है फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। किसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं? उस पार्टिकल्स को जो पार्टिकल मैटर से मिला है हमको। कोई दिक्कत नहीं ना? तो याद रखिएगा, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो हमारे जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो है जो भी डाउट है उसको जो है क्लियर कर दें। ठीक है, तो यहाँ तक याद रखिएगा बातों को। क्या सबसे पहले जितने सारे चीज है वो अलग अलग प्रकार के मैटर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या बोल सकते हैं, मैटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक इंडियन फिलोसफर थे, उस इंडियन फिलोसफर का नाम क्या था? महर्षि कर्नाड नाम था। उन्होंने क्या कहे थे? उन्होंने कहे थे कि यदि हम मैटर को डिवाइड करते हैं, यदि हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो मैटर को डिवाइड करने के बाद हमको जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को जो है हम क्या कहते हैं? तो अभी कहे नहीं है, उन्होंने जो है उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में फिर दोबारा बोले कि जो मैटर का जो छोटा पार्टिकल्स मिला है उसको हम दोबारा फर्दर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये किनका कहना था? महर्षि कर्नाड का, जिन्होंने क्या थे? वो एक इंडियन फिलोसफर थे। अब सुनो बात को कि महर्षि कर्नाड पहले ऐसे पर्सन रहे, ठीक है ना? महर्षि कर्नाड पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने क्या बताया? तो जिन्होंने बताया कि जो मैटर होते हैं वो बहुत ही छोटा पार्टिकल्स से बने हुए हैं, और उन छोटा पार्टिकल्स का नाम क्या था? परमाणु नाम। ये किनका कहना है? ये कहना जो है ये महर्षि कर्नाड जी का कहना था कि जो मैटर होते हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, और उन छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? तो उन छोटे पार्टिकल्स को हम लोग जो है वो कहते हैं परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो इन बातों को हम लोग लिख लेना। चलिए, इन बातों को हम लोग जो है लिख लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा जो है वीडियो को शूट करने में हमको दिक्कत हो रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेंशन नॉट, आप लोग बस देखते जाइए, जहां नहीं समझ में आएगा आप जो है बस कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना? हमारी प्रॉब्लम मेंशन नॉट, अपन समझ लेगा, बट योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम। इसीलिए जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट कीजिए, जो भी दिक्कत हो हमें कमेंट कीजिए, जो भी टॉपिक में दिक्कत हो जरूर बताइएगा, और आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो आप लोग के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये भुला जाइएगा तो फिर क्या होगा हमारा, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप हमारे लिए बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थंब को जो है क्या कीजिए, लाल बटन पे दबा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे। अब देखिए यहाँ से, अब आगे जो है ये महर्षि कर्नाड जो थे पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिनका कहना क्या था कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल से बना हुआ है, और उस छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस छोटे पार्टिकल्स को हम लोग जो है परमाणु कहते हैं। देखिए, ये इंडियन फिलोसफर था इसीलिए परमाणु का है, लेकिन जो जॉन डेल्टन थे उन्हीं परमाणु को एटम कहे। तो हम बात करेंगे, उन पे भी बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं केवल इन पे। क्या लिख सकते हैं? यहां से लिखेंगे महर्षि कर्नाड was the first persons, इन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति रहे to propose that, जिनका कहना क्या था कि मैटर इज मैटर को और हम लोग क्या कह सकते हैं? तो मैटर को हम लोग जो है, ठीक है, क्या बोलेंगे कि महर्षि कर्नाड वाज वन ऑफ द, वन यहाँ छूट गया, वन ऑफ द
फर्स्ट पर्सन, पहले ऐसे व्यक्ति रहे महर्षि कर्नाड जी, ठीक है ना, जिन्होंने क्या प्रस्तावना रखा, यही प्रस्तावना रखा कि मैटर जो है यानी कि जो पदार्थ है इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होते हैं, वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हुए हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। उस स्मॉल पार्टिकल्स का जो है इन्होंने नाम क्या दिया, परमाणु। क्या? परमाणु नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिए? परमाणु। ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महर्षि कर्नाड जो है पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने क्या कहे थे, तो जिन्होंने कहे थे कि जो मैटर होता है यानी जो पदार्थ होता है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, और उन छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन 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 एक जो है हमारे दबंग भाई आए और उन्होंने अपने लैंग्वेज में एटम को क्या किए, नामकरण कर दिए, है ना, नाम रख दिए, और उन्होंने परमाणु को कह दिया ये परमाणु का नाम एटम, और उस महादबंग इंसान का नाम था जॉन डेल्टन। आगे हम डिस्कस करेंगे जॉन डेल्टन कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनका एजुकेशन कैसा रहा, मतलब उनका जो है हम लोग भी देखेंगे और आगे चल के देखेंगे, अभी बस समझते जाइए। अब देखिए यहाँ से जो जॉन डेल्टन थे, ठीक है ना, यहाँ से हम बोल सकते हैं जो जॉन डेल्टन, क्या नाम था, जॉन डेल्टन। और जॉन डेल्टन जो थे क्या बोले, तो जॉन डेल्टन कॉल्ड देज पार्टिकल्स कहने का मतलब, तो देश पार्टिकल कहने का मतलब यही कि जो महर्षि कर्नाड जी ने जो एटम के मैटर के पार्टिकल्स को जो परमाणु कहा था, उन्हीं की पार्टिकल की बात हो रहा है। तो जॉन डेल्टन जो थे उन्होंने इस पार्टिकल्स का, जॉन डेल्टन कॉल्ड दिस पार्टिकल्स बाय द नेम, यानी कि जॉन डेल्टन जो है उस पार्टिकल का नाम क्या रखा, तो बाय द नेम ऑफ एटम। उन्होंने जो है उस परमाणु पार्टिकल्स का नाम क्या रख दिया, एटम रख दिया। यानी महर्षि कर्नाड जी का कहना था कि हम परमाणु नहीं रखेंगे, हम जो जॉन डेल्टन है एकार कहना था कि ना हम एटम रखेंगे। ले तो ई रख दिया परमाणु, ई रख दिया एटम। तो हिंदी में हम लोग एटम को परमाणु और इंग्लिश में हम लोग एटम कहते हैं। तो ये रहा नाम, ठीक है। तो जॉन डेल्टन जो है अपने तरीके से एटम का नाम दिए, ठीक है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम दिए, और महर्षि कर्नाड जो है अपने तरीके से क्या किए, अपने तरीके से जो है इन पार्टिकल्स का नाम दिए। ठीक, अब ये जॉन डेल्टन ने एक और बात बताया, ये एटम नाम जो है ये बड़ी सोच समझ के दिए थे, बड़ा दिमाग था इनके पास, ठीक है। एटम नाम बड़ी सोच समझ के दिए थे, ऐसी ही नहीं इतना बड़ा महान इंसान बने, यानी कि कहा जाता है काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, ठीक है, वरना तो एक नाम के हजारों इंसान होता है। तो बाबू इतना मेहनत करो अपने ऊपर, इतना मेहनत करो ना, और अपने आप को पूरा झोंक दो अपने सपनों को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए। और पता है कभी भी 2 या 3 ड्रीम नहीं, यानी कि गोल नहीं सेलेक्ट करना चाहिए लाइफ में, कोई एक गोल सेलेक्ट करो, क्योंकि जब एक जगह पूरा एफर्ट लगता है ना, तो उसे होने के लिए दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और हमेशा हमें जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, हमेशा कड़ी मेहनत करो, जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में आप एक्वायर नॉलेज कलेक्ट करो, और तब देखना सफल हो जाए। और सफल, और पहली बात तुम्हारे लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी आएंगे, ठीक है, कोई अपना सताएंगे, कोई अगल बगल वाला सताएंगे, हर कोई सताएंगे यार। और अगर आपका जिंदगी एकदम हंसी खुशी से बीत रहा है तो समझ जाइए अच्छा जिंदगी नहीं है आपका, ठीक है। लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम आना चाहिए, प्रॉब्लम से लड़ने की हमें कैपेसिटी होनी चाहिए, और तब जाके मंजिल मिले तब मजा है, ठीक है ना। यानी कि एक बात हम बोलना चाहते हैं कि रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा,
रख हौसला की वो मंजर भी आएगा, अब प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल की मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आराम से बस मेहनत करते जाइए और कभी भी हार मत मानिएगा, ठीक है ना। अरे एक बार फेल हो गया, दूसरी बार कोशिश करेंगे, कोशिश कोशिश कोशिश, ट्राई अगेन एंड अगेन, देन सक्सेस ऑल्सो गेट, यानी सक्सेस जरूर आपको प्राप्त होगी। इसीलिए कभी भी हमें जो है क्या करना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो चलिए, तो ये जॉन डाल्टन ने है क्या नाम दिया था उस पार्टिकल्स को, तो उस पार्टिकल्स का नाम एटम दिया। अब एटम क्या है, तो एटम वर्ड एक ऐसे वर्ड थे, बड़ा सोच समझ के इन्होंने नाम दिया था। एटम वर्ड एक ऐसे वर्ड है जो कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता है। यानी एटम का मतलब इन्होंने कहा कि एटम एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सके। अब नहीं, लेकिन ये तो झूठा पकड़ा गया। आगे चल के इससे भी टैलेंटेड साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनको क्या कर दिया, फेल कर दिया। तो यार फेल तो होना और ना होना ही बात की बात है, लेकिन पहला बार कोई बताया तो था एटम के बारे में। तो इन्होंने एक वर्ड दिए जिनका नाम था एटम, और इनका कहना क्या था, इनका कहना था कि द वर्ड एटम, जो एटम वर्ड है वो क्या है, वो उसका मतलब क्या होता है, तो एटम वर्ड का मतलब होता है इंडिविजुअल। एटम वर्ड का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल, जिसको हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजुअल जिसको हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी इनका कहने का मतलब समथिंग which cannot be divided फर्दर। यानी इनका कहना क्या था, इनका कहना यही था कि एटम एक ऐसे वर्ड है जिसका मतलब यही होता है कि वो इंडिविजुअल है, यानी कि जिसको, यानी कि ऐसा चीज जिसको दोबारा डिवाइड नहीं किया जा सकता है। फर्दर मतलब क्या होता है, दोबारा, डिवाइड मतलब बांटना, यानी दोबारा बांट नहीं सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा जो है कहानी जॉन डाल्टन। और अब हम बताएंगे यहाँ से कि एक और जो थे इंडियन फिलोसोफर थे और उन्होंने क्या कहा था। तो सबसे पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम जो है इसके आगे आपको जो है बतलाते हैं आगे क्या होने वाला है, ठीक। चलिए, हो गया, लिख लिए इनको। तो अगर लिख लिए हैं इनको तो इसको हम रफ करते हैं और इसके आगे बताते हैं कि होगा क्या। ये सब कहानी था, ठीक है। अब आगे जो आता है, आगे एक अलग साइंटिस्ट, अनदर साइंटिस्ट थे हमारे इंडियन फिलोसोफर, एक और इंडियन फिलोसोफर थे और इनका नाम है क्या, पकुधा कात्यामा। ये पकुधा कात्यामा क्या बताया, तो देखो ध्यान से सुनिएगा, इसको हम हटा देते हैं, ये सब याद रखिएगा बातों को, ठीक है। और पकुधा कात्यामा कौन थे, तो पकुधा कात्यामा जो थे ऐसे इंडियन फिलोसोफर रहे जिनका कहना क्या था, जैसे कि महर्षि कर्नाड जी का कहना था क्या, कि जो मैटर है बने हुए छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम क्या है, परमाणु, ठीक। तो जो पकुधा कात्यामा है उन्होंने कहा ये जो परमाणु है या परमाणु के जो एटम कहा जाता है, जो किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। तो जो एटम है या बोल सकते हैं जो परमाणु है, ये कभी भी जो है एग्जिस्ट करता है तो वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि पकुधा कात्यामा जी का कहना यही था, उन्होंने यही प्रपोजल रखे थे, यही प्रपोज दिए थे कि जो एटम्स होता है वो हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन, मैटर का पार्टिकल्स, और मैटर का पार्टिकल्स करने का मतलब एटम कहो नहीं तो परमाणु आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये किनका कहना था, पकुधा कात्यामा जी का।
और उन्हीं कंबाइंड फॉर्म, एटम का उसी कंबाइंड फॉर्म को इन्होंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? मॉलिक्यूल्स नाम दिया था। कौन दिया था? तो पकुधा कात्यामा। यानी कि याद रखिएगा, अगर कोई पूछेगा कि कौन ऐसे इंडियन फिलोसफर थे जिन्होंने मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट दिया था, तो बोलेंगे क्या कि जो पकुधा कात्यामा था, उन्होंने ही क्या किए थे, जो है मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट दिए थे या बताए थे। ठीक है, देखिए हम जो है वीडियो को पॉज करके इसको इरेज नहीं कर रहे। क्यों? हम चाह रहे हैं कि आपको जो है फीलिंग आए ऑफलाइन का। ठीक है ना, लगना ही नहीं चाहिए कि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी डिस्कस करना हो हमसे तो हमारे जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत होगा, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना होगा, जो भी आपको जो है चैप्टर पढ़ना होगा साइंस या मैथ से रिलेटेड, मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो हम क्या बोले, एक अनदर इंडियन फिलोसफर थे। क्या थे? एक अनदर पकुधा कात्यामा थे, अनदर इंडियन फिलोसफर। पहला का नाम क्या था? महर्षि कणाद फिलोसफर। पहला का नाम क्या था? महर्षि कणाद, और दूसरा का नाम था अनदर इंडियन फिलोसफर जिनका नाम था पकुधा कात्यामा। ठीक है, अनदर इंडियन फिलोसफर, इनका नाम क्या था? पकुधा कात्यामा था। इनका कहना क्या था? तो इन्होंने कहे थे, इन्होंने जो प्रस्तावना रखा वो रखा क्या कि जो मैटर जिस पार्टिकल से बना हुआ है या मैटर का जो पार्टिकल्स है वो हमेशा जो एग्जिस्ट करता है वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या बोले इन्होंने? पकुधा कात्यामा ने बताए हैं कि जो पार्टिकल्स होता है मैटर का, यानी कि मैटर का पार्टिकल्स क्या है? तो एटम्स है या परमाणु है। तो ये जो एटम्स और परमाणु है वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। कौन बताया है? पकुधा कात्यामा ने बताया है। और इन्होंने ही कहा था कि ये जो कंबाइंड फॉर्म है पार्टिकल्स का वो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स कहलाता है। ये देखो, यानी कि दो इंडियन फिलोसफर ने बहुत बड़ी बात कर दी है। ठीक है, और हम लोग जो है हमेशा जो है कॉपी करने के प्लान में लगे रहते हैं। देखो, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, बस अपना उसमें पहचान बनो, इतने लगन के साथ उस काम को करो। कोई भी काम, छोटा काम हो बड़ा हो, चप्पल सियो, जो भी करना है ना करो भाई, लेकिन जिंदगी में उसको ब्रांड बना दो। ठीक है, दुनिया में आप इंस्पिरेशन का काम करो, दुनिया में आपका नाम हो, आपका पहचान हो। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में बड़ा करो, बड़ा, छोटा सोचने वाला नहीं चाहिए, बड़ा सोचने वाला चाहिए। ठीक है, और बड़ा सोचोगे तभी बड़ा करोगे, क्योंकि बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। जिस दिन आप बड़ा सोच लोगे ना 25% आप अपने गोल को अचीव करोगे। ठीक है, चलिए, तो पकुधा कात्यामा जो थे इन्होंने क्या प्रपोज किया? तो इन्होंने प्रपोज किया कि द पार्टिकल्स ऑफ किसका पार्टिकल्स? तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर का जो पार्टिकल्स है वो हमेशा क्या करता है? मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और मैटर को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ भी कहते हैं। तो जो पार्टिकल्स होता है मैटर का इज नॉर्मली एग्जिस्ट, इनका कहना था एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? कंबाइंड
फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ध्यान से समझिएगा, जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे पकुधा कात्यामा, इनका कहना क्या था, इनका जो प्रपोजल था वो क्या था, प्रस्तावना क्या था कि इन्होंने कहे थे कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर का पार्टिकल्स कहने का मतलब एटम और क्या बोल सकते हैं, परमाणु। तो जो मैटर होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा नॉर्मली कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो हमेशा वो एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा वो एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में। याद रखिएगा, तो जो पार्टिकल्स के मैटर होते हैं हमेशा वो एग्जिस्ट करेगा किस फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब देखिए, ठीक है, मान लिया कि कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मान लिया कि कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उस पार्टिकल्स का जो कंबाइंड फॉर्म है उसको कहते क्या है, तो इन्होंने कहा था कि द कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स, क्योंकि एटम्स ही वो पार्टिकल है, मैटर का वो पार्टिकल कौन है, एटम्स ही है। तो द कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत नहीं ना, यानी कि उस एटम के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उस एटम के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। समझ में आया ना, तो याद रखिएगा, एटम के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दिया था कौन, तो एगो और हमारे देश के वीर जवान थे, यानी कि इंडियन फिलोसोफर थे, जिनका नाम था पकुधा कात्यामा। और इन्होंने बताया था कि ये जो एटम है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, मिलने, यानी कि कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये कंबाइंड फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है एकरे के हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो मैटर का पार्टिकल्स होता है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है कंबाइंड फॉर्म में, यानी कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। और इसी कंबाइंड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बुझ गया ना आप लोग, या बुझ गए, ओके, मेंशन नॉट एंड टेंशन नॉट। इधर देखिए, सारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। हम खुद चाह रहे हैं कि एक एक टॉपिक, एक एक चीज लिखवाते हुए, आपको समझाते हुए नोट्स के साथ कंप्लीट करें, और कभी भी आपको जो है फीलिंग ना आए। देखिए, हमारे पास ना तो डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, खुद लिखवाना है, खुद समझाना है, डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो कोशिश करेंगे हम भी डिजिटल बोर्ड के लिए, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं। आगे अब हम बात करेंगे कि ये जो मैटरवा होता है, क्या मैटरवा, सर मैटरवा कौन वाला मैटर, हॉकी बैट वाला मैटर का बात नहीं कर रहा, नहीं, वो मैटर की बात नहीं कर रहे, मैटर यानी पदार्थ। हाँ, ठीक, सही सुना आपने, पदार्थ की हम बात कर रहे हैं। तो जो मैटर होता है, यानी बोल सकते हैं ऑल मैटर, जितने सारे मैटर होते हैं, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, जितने सारे मैटर होते हैं वो किससे बने हुए हैं, तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। और उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, द कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। याद रखिएगा, जितने सारे मैटर होते हैं वो किससे बने हुए हैं, तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जितने सारे मैटर होते हैं वो किससे बने हुए हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। याद रहेगा, यानी जितने सारे मैटर होते हैं वो किससे बने हुए हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं, ठीक है। और पकुधा कात्यामा का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही अच्छा ढंग था, यानी बहुत ही अच्छे ढंग से पेश किए थे इन्होंने। इसीलिए हमेशा दो
फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर का नाम आता है, एक महर्षि कर्नाड और एक पकुधाकात्यामा, जिन्होंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए थे। और उनका भी हर जब एटम मॉलिक्यूल्स का डिस्कस होता है तब तक उसकी पहचान की जाती है कि वो थे कौन, है ना। तो चलिए, तो याद रहेगा लास्ट वाला लाइन क्या कहता है कि जितने सारे मैटरवा होते हैं वो किससे बने हुए हैं, तो बहुत ही वेरी स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। उस स्मॉल पार्टिकल्स का जो नाम है वो क्या है हमारा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जरा, अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्या ये जितने सारे एटम्स होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं? एक तरह के अगर होते ना, जितने सारे अगर एटम होते हैं, क्या वो सब के सब एक ही तरह के होते हैं? नहीं होते हैं एक तरह के। काहे कि अगर मान लीजिए जो कॉपर होता है और गोल्ड होता है और जो सिल्वर होता है, क्या सब के प्रॉपर्टी एक ही है? अगर आप लोग जानते हैं तो सबका प्रॉपर्टी एक ही है। अगर सबका प्रॉपर्टी एक ही रहता तो क्या हम लोग तार में यानी वायर के लिए क्या आयरन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लोहा का इस्तेमाल नहीं करते, कॉपर या सिल्वर और एल्युमिनियम के क्यों करते हैं? क्योंकि हर का जितने सारे मेटल होते हैं या मैटर होते हैं सब के प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। अब बात एक कॉन्सेप्ट निकल गया कि जब अलग अलग होता है तो काहे अलग अलग होता है, ये बताइए ना सर। तो देखो अलग अलग होने का भी कारण ना है, जो ये एटम्स होते हैं जिससे मैटर बना हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जो एटम्स होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे मैटरवा बना हुआ है, उस एटम्स और मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टी अलग होता है। अब प्रॉपर्टी क्यों अलग होता है? क्योंकि ये सब डिफरेंट काइंड होते हैं, अलग अलग प्रकार के ना होते हैं, और अलग अलग प्रकार के होने के कारण इनका प्रॉपर्टीज अलग अलग है। अब प्रॉपर्टीज अलग अलग है इसका मतलब इनसे बना हुआ कौन है, मैटर। तो मैटरों की प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग ना हो जाएगा। तो अगर कोई पूछेगा कि किसी भी मैटर का प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है, तो बोलिएगा कि किसी भी मैटर का जो प्रॉपर्टीज होता है वो हमेशा उसके बनाया गया जो एटम, मतलब जो मैटर बनाया गया है एटम और मॉलिक्यूल से, उस एटम मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। याद रहेगा? तो याद रखिएगा कि किसी भी मैटर का जो प्रॉपर्टीज होता है वो हमेशा डिपेंड करता है उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे जिससे वो मैटरवा या मैटर बनल है। ठीक, तो चलिए इस बातों को हम लोग लिख लेते हैं ना, कि जैसे कि क्या बोल सकते हैं, ये अच्छा पॉइंट है, इसको ट्रिपल स्टार देके आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या बोलेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, अलग अलग प्रकार के जो एटम्स होते हैं एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अलग अलग प्रकार के अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, कहोगे सर एगो दो एग्जांपल बताइए ना। ठीक बताइए, देते हैं, क्या दिक्कत है। मान लीजिए ये कॉपर मेटल है, ये क्या है, कॉपर के मेटल है, ठीक ना, बुझ गए ना। और इधर जो है मान लेते हैं ये जो है ये किसका है, तो ये जो है आयरन का है, आयरन मेटल। देखिए आप लोग जो है हमारे लैंग्वेज में नहीं जाइएगा क्योंकि हम ठहरे बिहार, और बिहार में हमारा जो है लैंग्वेज इसी तरह के होते हैं, और हम आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं अगर हमारे मुंह से कुछ भी गलत वाणी निकल जाए तो आप हमें प्लीज माफ कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है ना पढ़ाने का अंदाजा यही है, ठीक है, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, क्योंकि बिहारी है ना हम, ठीक है। लेकिन किसी भी एक बात और आप लोग जान जाइएगा, किसी भी इंसान का लैंग्वेज से कभी जज मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज उसकी पहचान नहीं होती है, ठीक है, उसका अंदर की क्वालिटी उसकी पहचान होती है।
और भाषा किसी की पहचान नहीं बन सकती है, चाहे वो इंग्लिश बोल दे, चाहे वो हिंदी बोल दे, चाहे वो मैथिली बोल दे, कोनो भाषा बोल दे, ठीक है। पहचान जब भी अगर देखना है किसी का तो उसके साथ पहले टाइम स्पेंड कीजिए और अब तक पता कीजिएगा कि उसका जो है टाइम स्पेंड करने के बाद पता कीजिएगा कि उसके पास क्या क्वालिटी है, ठीक। और लैंग्वेज पे कभी नहीं जाइएगा, ठीक है। और वैसे भी अंदाजा बस आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, और अगर हमारे कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तब हमें जो है जवाब दीजिएगा, सर आप गलत बता रहे, ठीक है। और बाकी हमारे जो है तरीके पे नहीं जाइएगा, ठीक, कोई दिक्कत। तो चलिए इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हम आपके साथ बने रहेंगे और इस कॉन्सेप्ट को करते रहेंगे। तो मान लीजिए ये कॉपर मेटल है, ये क्या है, कॉपर मेटल। तो ये कॉपर मेटल है तो ये बना होगा एटम से, मॉलिक्यूल से, इस तरह से एटम और मॉलिक्यूल से बना होगा ना, अलग अलग एटम का कॉम्बिनेशन से मेटल बना होगा ये। और हम मान लेते हैं ये जो आयरन मेटल है इहो बना होगा अलग प्रकार के एटम से, बना होगा, बिल्कुल बना होगा अलग प्रकार के एटम से, बना होगा ना। तो बताइए तो ये अलग प्रकार के एटम से बना है, ये अलग प्रकार के एटम से बना है। तो हम ऐसा करते हैं, अगर हम बोले कि एकर एटम और एकर एटम का जो प्रॉपर्टीज है क्या ये सेम होगा, ये कॉपर मेटल का जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज, और ये जो आयरन मेटल का जो प्रॉपर्टीज है, एटम का जो प्रॉपर्टीज है, ये क्या सेम होने वाला है। अगर सेम होता तो दोनों को हम लोग जो है वायर के लिए इस्तेमाल करते कि नहीं करते हैं? लेकिन करते क्यों नहीं है, क्योंकि जो आयरन मेटल का जो एटम होता है उसका प्रॉपर्टीज कुछ और होता है, इसीलिए आयरन जो बने हुए हैं इस एटम से, इसीलिए आयरन मेटल का भी प्रॉपर्टीज कुछ और है। और यहाँ जो कॉपर मेटल बना हुआ है, इस कॉपर मेटल का जो है एटम का प्रॉपर्टी कुछ और होगा। तो कॉपर एटम का प्रॉपर्टीज कुछ और होगा, तो कॉपर मेटल का भी तो प्रॉपर्टीज कुछ होगा, क्योंकि बना तो है एटम में से। तो याद रखिएगा किसी भी मैटर का अगर प्रॉपर्टीज आपको पता करना है तो सबसे पहले आपको जो है उस मैटर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टीज पता करना है, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है उस मैटर के प्रॉपर्टीज। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको अब आगे हम बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं, लिखते हैं। क्या बोलेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, अलग अलग प्रकार के जो एटम्स होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका प्रॉपर्टीज क्या होता है, अलग होता है। उनका प्रॉपर्टीज क्या होता है, बोलेंगे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उनका प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। अलग अलग प्रकार के एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अलग अलग प्रकार के प्रॉपर्टी जो होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसके कारण ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होता है, ड्यू टू विच, जिसके कारण जो मैटर बने हुए हैं वो भी डिफरेंट प्रकार के हो जाते हैं। एटम मॉलिक्यूल्स डिफरेंट प्रकार के हैं तो उसका प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट प्रकार के होता है। तो जिस एटम मॉलिक्यूल से जो मैटर बने हुए हैं वो भी एक डिफरेंट प्रकार के, अलग प्रकार के हो जाते हैं। तो बोलेंगे जिसके कारण, क्या बोलेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर, यानी मैटर का भी जो प्रकार होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और वो भी ऑल्सो मतलब क्या होता है, भी, तो वो भी जो होता है ऑल्सो, सो वो भी क्या दिखाने लगते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मैटर भी क्या होता है, अपना प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करने लगता है, ऑल्सो शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वो भी जो होते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज को क्या करने लगते हैं, शो करते हैं। ठीक, अगर आपको स्लो लगे ना पढ़ाने का तरीका तो आप जो है अपना वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो याद रहेगा इन बातों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखिए, अभी हम क्या बोले कि कोई भी मैटर का जो प्रॉपर्टीज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे, कि जिस एटम मॉलिक्यूल से वो मैटर बना हुआ है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर,
मैटर का जो प्रॉपर्टीज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन atoms and molecules from which it is made, यानी मेड, जिससे वो बने हुए। यानी कि किसी भी मैटर का जो प्रॉपर्टीज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एटम और मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, जिससे वो मैटर बने हुए हैं। इट इज मेड, जिस एटम मॉलिक्यूल से वो जो है मैटर बने हुए हैं, उसी एटम मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है उस मैटर का क्या? उस मैटर का प्रॉपर्टीज। तो याद रखिएगा, उस मैटर के प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है? तो उस मैटर का जो प्रॉपर्टीज होता है वो हमेशा जो है डिपेंड करेगा किस पे? तो हमेशा डिपेंड करेगा उस, है ना, मैटर के एटम और मॉलिक्यूल से, जिस एटम मॉलिक्यूल से वो मैटर तैयार है, बनाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। और अगर हम आगे की बात करें तो आगे जो है क्या कहता है, तो आगे ध्यान से समझिएगा। आगे जो है हमारे 3 तरह के केमिकल लॉ, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन दिया गया। देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कॉम्बिनेशन। 3 तरह के जो है केमिकल कॉम्बिनेशन दिया गया, और उस 3 तरह के केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला जो है वो है क्या? हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे केवल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, और बाकी के जो टॉपिक है वो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो बताया गया वो किसके लिए बताया गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है क्या? हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और तीसरा हमारा क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और तीसरा क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इन पे जो है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो टॉपिक का नाम क्या है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ क्या है? तो 3 ठो केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ दिया गया था। तो हम बोलेंगे यहाँ से देयर आर 3 most important law of chemical combination। law of chemical combination, यानी कि 3 तरह के केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ दिया गया है। कितने तरह के? 3 तरह के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया गया था। पहला जो था वो क्या था? तो पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो क्या है? तो बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ क्या है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। दूसरा लॉ क्या है? तो दूसरा लॉ हम बोलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, याद रखिएगा। और थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ क्या है हमारा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, मल्टीपल प्रोपोर्शन। कोई दिक्कत? यानी 3 तरह के लॉ दिया गया। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा दिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कितने तरह के लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए गए? 3 तरह के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए गए। पहला में बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा में बोलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा में बोलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आज जो हम बात करने वाले हैं केवल और केवल इन पे बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहां से आया, किसने दिया था, क्या होता है। ठीक है,
तो इन सभी चीजों पे आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि अब जो है ज्यादा देखिए एटम और मॉलिक्यूल्स हार्ड टॉपिक भी है और इजी टॉपिक भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारे साथ बने रहिएगा ना तो एकदम देसी अंदाज में आप लोगों को जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स खत्म करवा देंगे, ठीक है। और ऐसा एक कॉन्सेप्ट भी नहीं रहने देंगे जो समझने वाली ना हो, सब समझा देंगे एकदम, ठीक है, लाइन बाय लाइन। ध्यान से खाली देखते रहिए। अब देखिए यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आखिर क्या होता है, तो समझिए बातों को कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये सबसे पहले जो है दिया था वो एक साइंटिस्ट ने दिए थे। उन साइंटिस्ट का जो नाम है वो एंटोनी लेवाइजर। क्या नाम था? एंटोनी लेवाइजर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके द्वारा दिया गया था? तो लेवाइजर के द्वारा, एंटोनी लेवाइजर, ठीक है। एंटोनी लेवाइजर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही क्या कहे थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो है कॉन्सेप्ट दिए थे, याद रखिएगा, ठीक। कब दिए थे? तो 18th सेंचुरी में दिए थे, 18th सेंचुरी में। और अगर डेट जैसे देखना जाए ईस्वी तो 1774 ईस्वी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो है क्या दिए थे? लॉ दिए थे, याद रखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं और साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं कि कौन साइंटिस्ट था जिन्होंने, हेडिंग देते हैं पहले, हेडिंग पहले दे देते हैं। हेडिंग हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। किसके ऊपर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर हम लोग जो है बात कर रहे हैं। आखिर क्या बोलेंगे? कौन साइंटिस्ट ने दिए थे? तो बोलेंगे एंटोनी लेवाइजर। एंटोनी लेवाइजर ने जो है क्या दिए थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। तो बोलेंगे एंटोनी लेवाइजर एंटोनी लेवाइजर द साइंटिस्ट, ज्यादा बेटर है, द साइंटिस्ट क्या बोलेंगे? द साइंटिस्ट हु गिव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो हमारा जो वीडियो है वो कट गया था, ठीक है। और जब हम देखे तो हमारा वीडियो कट गया था और हम जो है 2 लाइन यहाँ लिख चुके थे, हमें पता नहीं चल पाया कि हमारा वीडियो जो है कट चुका है। तो हमें काफ़ी जो है वीडियो बनाने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। बार बार देखना पड़ता है कि कट तो नहीं गया, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास उतना चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक। अब कहता है जैसे कि एंटोनी लेवाइजर जो थे, ठीक है, उन्होंने कब? तो उन्होंने ही, जो एंटोनी लेवाइजर जो थे उन्होंने ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट दिए थे। तो बोलेंगे एंटोनी लेवाइजर द साइंटिस्ट, जो एंटोनी लेवाइजर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट दिए थे। तो कौन सा साइंटिस्ट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मास दिए थे? तो एंटोनी लेवाइजर वाज गिवन बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी एंटोनी लेवाइजर जो थे उन्होंने ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक। और कहता है कि 18वीं सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, 18वीं सदी में क्या हुआ? तो 18th सेंचुरी में जो है बहुत से साइंटिस्ट लोग यह नोटिस किए कि जब केमिकल रिएक्शन कराया गया, कब? जब केमिकल रिएक्शन कराया गया तो केमिकल रिएक्शन के दौरान उन्होंने क्या पाए? तो केमिकल रिएक्शन के दौरान पाए कि जो मास होता है उस मास में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा था, कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा था। ध्यान से समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने जब केमिकल रिएक्शन कराया तो केमिकल रिएक्शन के दौरान उन्होंने क्या पाया? तो केमिकल रिएक्शन के दौरान उन्होंने यह पाया कि जो मास है, यानी एक क्लोज कंटेनर में क्या किया गया?
केमिकल रिएक्शन कराया गया और केमिकल रिएक्शन के दौरान जो केमिकल थे उनके मास में कोई भी डिफरेंस नहीं, कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक, और ये कब की बात है? तो 18वीं सदी में। ठीक है, अब देखो कोई कहेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके द्वारा दिया गया था? तो एंटोनी लेवाइजर। तो लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिए थे? तो गिवन बाय एंटोनी लेवाइजर, यानी एंटोनी लेवाइजर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो इन 1774 में, यानी कि 1774 में जो है एंटोनी लेवाइजर के द्वारा क्या दिया गया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी कहते हैं। तो कोई पूछेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो दिया गया था एंटोनी लेवाइजर के द्वारा। कब दिया गया था? तो 1774 में, यानी 1774 में दिया गया था। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया? तो अगर हम बोले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर हम बोले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलो या मैटर बोलो, बात बराबर है। मास बोलो या मैटर बोलो, दोनों चीज है। मैटर भी बोल सकते हैं, मास भी बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के द्वारा, ठीक है, जो एंटोनी लेवाइजर थे उनका कहना यही था कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर कभी तो क्रिएट नहीं हो सकता और नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है। कब? केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो इनका यही कहना था कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड कब? इन ए केमिकल रिएक्शन। इनका कहना था कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मैटर जो होता है नहीं तो क्रिएट करता है और नहीं तो डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि नहीं तो उसमें बढ़ाव होता है उसके मास में और नहीं उसके मास में कोई भी लॉस होता है, यानी कि मास में नहीं तो लॉस होता है नहीं तो उसके मास में कोई भी गेन होता है। किसमें? इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो मैटर होता है नहीं तो क्रिएट होता है नहीं तो डिस्ट्रॉयड होता है। ठीक, इनका कहना यही था, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है? मीन्स इन ए केमिकल रिएक्शन, याद रखना, यानी हम किसमें बात कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है? तो होता है द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? द टोटल मास, जितने सारे मास होते हैं ना, टोटल मास, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है सब बता देते हैं। द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि
कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है कि जितने सारे टोटल मास जो है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में वो हमेशा क्या होगा, बराबर। जितने सारे मास होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और इससे क्या होता है, उसके मास में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। तो लिखेंगे देयर इज नो चेंज इन मास, यानी मास में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, मास में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। याद रखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन में मास का जो है लॉस और गेन नहीं होता है, यानी कि उसके मास में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। जितने मास रिएक्टेंट तरफ होते हैं उतना ही मास प्रोडक्ट तरफ होता है। अब सर ना तो हमको रिएक्टेंट पता है और ना ही तो प्रोडक्ट पता है ना। यहां से लिख दे देयर इज नो गेन ऑफ मास, क्या बोलेंगे, देयर इज नो गेन और लॉस इन मास इन ए केमिकल रिएक्शन। लिख लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है, लिख देते हैं देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ मास इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो मास होता है नहीं तो वो गेन करता है और नहीं वो लॉस करता है। तो याद रखिएगा केमिकल रिएक्शन में मास जो है नहीं तो गेन करता है और नहीं तो लॉस करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहां मास क्या होता है, कंजर्व होता है, नहीं मास बढ़ता है नहीं मास घटता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हमारा कैल्शियम मान लेते हैं हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिए, कितना ग्राम, 100 ग्राम। और याद रखिएगा ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट, यानी ये क्या है, रिएक्टेंट है, इसका नाम क्या है, रिएक्टेंट, यानी इधर वाला को कहते हैं रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन के दौरान हमको जो नया प्रोडक्ट देगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल में बता देंगे, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या बोले, जब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है हमारा 100 ग्राम, और जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। और प्लस कितना, तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। और हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और इधर वाला को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस मिलता है, रिएक्टेंट के बाद जो नया सब्सटेंस मिलता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट के पहले जो सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट। और इधर 100 ग्राम है और ये दोनों तरफ के मास को जोड़िएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 100 ग्राम मास। तो ये जो मास है रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, इसके मास में कोई भी चेंजिंग नहीं आया। रिएक्टेंट में जितने मास थे, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, यहां देखिए क्या लिखा हुआ, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में जो टोटल मास होगा इज इक्वल टू, वो हमेशा बराबर होगा, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट के टोटल मास के, ठीक है। और यही कहता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, की केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कि एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि द मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, या और बोल सकते हैं रिमेन्स
सेम। जो मास होगा हमेशा वो क्या होगा, सेम होगा, नहीं तो मास हमारा क्या होता है, कंजर्व होता है। कोई दिक्कत? तो आज के सेशन को हम यहीं पे छोड़ेंगे, ठीक है, और फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, अगले क्लास में, ठीक है। और कल अगले क्लास में हम जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे और चर्चा करेंगे, एक दो ठो और एग्जांपल देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और अगले क्लास में हम लोग जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखेंगे, और हो सके तो और आगे जो है हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या पोस्टुलेट डाल्टन का देखेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, आप जो है हमारे वीडियो को इतना टाइम दिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।